ज्योग्राफी की। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में पहले मैं आपका 5 मिनट सेशन इसमें लिया करूंगा कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें लगी कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज ज्योग्राफी में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, मेरे एंड से बताने के बजाय आपके एंड से अब चीजें रहा करेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम लोगों ने हिस्ट्री में और पॉलिटी में क्या किया कि मैंने पहले आपको रूल बता दिए कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज जनरली हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। चीजें सारी चीजें एप्लीकेशन बेस पे मैं ज्योग्राफी में करवाऊंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड। ठीक है, वो सारे पीवाईक्यू हम लोग आज करेंगे। आज हम लोगों का सेशन पीवाईक्यू की बेस ही रहेगा। लेकिन अगली बार जब हम लोग सेशन लेंगे तो मैं उसमें आप लोगों से 10 रूल पूछूंगा ज्योग्राफी के लिए, कि आपने उस सेशन से ज्योग्राफी के क्या क्या रूल सीखे हैं। चलेगा काम रिवर्स प्रोसेस में? ये एक तरीके से इसलिए मुझे ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि आपको एप्लीकेशन बेस पे समझ में आएगा। अगर आपको 10 रूल या 10 नियम लिखने पड़े तो आप आज के सेशन के बेस पे कौन कौन सी चीजें लिखोगे तो ये आपका एज ए आउटकम की तरह भी है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे। यहां से मैं इसको वो कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, आवाज तो नहीं हो रही को? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो लिस्ट भेजी है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। उसको ओपन करता हूँ पहले। उसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, वो कराएगा आज का पीपीटी। उसके बाद हम लोग क्यूज करेंगे। और उसके बाद का ये काम रहेगा कि आप लोग उसको मेरे को 10 रूल्स लिख के देंगे कि ज्योग्राफी में ये चीजें लगती है। तो अभी तक हिस्ट्री और पॉलिटी में आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, हिस्ट्री और पॉलिटी में किसी को दिक्कत है या सबका सही परफेक्ट काम हो गया है? ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है। अरे बताओ भाई, कोई तो बोलो। कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने लोगों को अभी ज्योग्राफी में पॉलिटी में? हाँ तो यार तुम कर लेते यार, को लोली मना रहा था मैं तो। ठीक है, पुलिस वाले तो वैसे भी देरी करते रहते हैं यार, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले ये नया वो है। ठीक है, पिछले 7 सालों में 7 सालों का पहले हम लोग ट्रेंड देखते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। थोड़ा ज्यादा स्क्रीन थोड़ी ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से कंटिन्यू सवाल आ रहे हैं। कंटिन्यू सवाल का मतलब है कि 5 से 6 सवाल यहाँ से बन रहे हैं और 6 सवालों में जो सवाल बने अभी तक क्या क्या बने, आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लाइक 2020 में ना 5 से 6 सवाल आ गए थे। तो 2021 में लोगों ने क्या किया कि एग्रीकल्चर को एज ए अलग सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने सवाल पूछे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, लेकिन जनरली जो सवाल पूछता है वो फसल प्रणाली के बारे में पूछता है, या खरीफ की फसल कौन है, रबी की फसल कौन सी है, कौन सी फसल कहाँ पैदावार होती है, उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक हाई यील्डिंग एरिया है एग्रीकल्चर वाला। तो हमेशा ध्यान रखना है प्रमुख फसलें जितनी भी इंडिया की, खरीफ की, रबी की और दलहन। तो दलहन की फसलों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी पूछा उसने तिलहन के बारे में कि ये तिलहन आएगा कि नहीं एमएसपी के बारे में, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग उसके थ्रू डील करेंगे। ठीक है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी। देखो मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए ना, इसमें 2022 और 2023 के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके पीछे का रीजन ये है कि आप ये सारी चीजें यहाँ पे सीख लो। उससे पुराने वाले पीवाईक्यू में
22 और 23 का पेपर माना जाता है कि टफेस्ट पेपर था, ठीक है। तो उन पेपरों में ये जो सारी चीजें आप सीखोगे उनको मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट पे लेके चल रहा हूँ। वॉइस तो नहीं कटनी चाहिए यार। और किसी को भी कट हो रहा है क्या वो इसमें? तो तुम्हारा पर्सनल इश्यू भाई डेटा का, ठीक है। तो ये रही बात क्लाइमेटोलॉजी की, सॉरी पीवाईक्यू को करवाने की। पीवाईक्यू 2022 और 2023 के पेपर में आपको सामने से करवाऊंगा, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ 2 घंटे लगाएंगे हम लोग। जैसे क्विज होता है हमारा, वैसे पूरे क्विज के फॉर्मेट में हम लोग करने वाले हैं 2022 और 2023 का पेपर। एक एक क्वेश्चन विद लॉजिकल एलिमिनेशन या लॉजिकल अप्रोच, जो भी आपको बोलते हो, स्मार्ट टेक्निक्स जो भी आप बोलते हो उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी तक सिखाऊंगा इनमें, उन्हीं को अप्लाई करना है, और मेरे हिसाब से हम लोग उनको अप्लाई करेंगे लास्ट के जब 2-3 सेशन बचेंगे तो उनमें 2 पेपर में वो करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी से 6 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी है। उसके बाद ओशनोग्राफी, उससे पहले क्वेश्चन आए थे, लाइक ओशनोग्राफी भी है यहाँ पे, ये क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से उन्होंने लास्ट ईयर 2 सवाल पूछे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी भी एक नया सेक्शन है जो अब पूछा जा रहा है। लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों के बारे में पूछने पिछली बार पूछा है, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी उनके बारे में, आई होप कि थोड़ा बेसिक आपको पता भी रहता है। अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं, हाँ साइंस टेक में भी इंटरमिक्स होके आता है अर्थ एंड सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी वाले मैंने बताया 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पिछली बार ही पूछा। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन। इंडिया की जितनी भी नदी प्रणाली है, हालांकि कहा जाता था 2020 तक तो सिस्टम ऐसा रहता था कि हर साल एक ना एक रिवर देगा, ठीक है। 22 और 23 में भी उसने रिवर पूछी है, लेकिन रिवर पूछने का जो तरीका था वो बदल गया है। पहले वो सहायक नदियां पूछता था, ठीक है। 2022 में उसने पूछा कि इसकी कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और 2023 में उसने उसको और एडवांस लेके चला गया कि ये रिवर यहाँ से गुजरती है, ये रिवर के बीच में ये पड़ता है, और जो लेक वाला सिस्टम था ना, लेक और रिवर दोनों को इंटरमिक्स कर दिया उसने 2023। तो कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी बढ़ रही है यूपीएससी के एंड से भी, तो आपको भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को तो अच्छे से कर लेना है, स्पेशली उन नदियों को कर लेना है जो नेशनल पार्क से गुजरती है और जिनको यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और उनकी प्रमुख सहायक नदियां, लेफ्ट या राइट ये ट्रिब्यूटरी नहीं पूछता है, तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है कि राइट ट्रिब्यूटरी, वो उसने अभी नहीं पूछा है, ना ही मुझे लगता है कि वो अभी पूछेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंटरलिंकिंग कैसे हो रही है नदियों की, कैसे पूछ रहा है बार बार एक दूसरे से, ठीक है। और ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा समझ में आता है कि पेपर रिपीट कैसे होता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है पेपर ज्योग्राफी का ही होता है, एक तरीके से ऑप्शंस के थ्रू। दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये 6 क्वेश्चन के लिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली आप जो बुक पढ़ते हो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है और उतना आउटपुट उसमें नहीं निकलता है, और उसके लिए आप करंट अफेयर वगैरह से भी करोगे तो भी ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी अनोदर ड्रेनेज सिस्टम मैपिंग से कनेक्ट करके करेंगे हम लोग। तो सतमाला, अजंता, बालाघाट, ये 4-5 रेंज है और 2-4 नेशनल पार्क वगैरह है, उनमें कौन कौन सी चीजें गुजरती है वो सारी चीजें देखनी है, तो उससे ये फिजियोग्राफी वाला हो जाएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन को आज मैं नहीं लूंगा, मेरे हिसाब से हम लोगों का एक सेशन और होगा ना इसका, ज्योग्राफी का एक सेशन और है ना शेड्यूल में। हाँ हाँ तो सर, उस याद है। बार क्या 3 सेशन है? यार 3 सेशन में क्या पढ़ाऊंगा यार, मैं तो आज में ही खत्म करने वाला था। ठीक है, 2 सेशन और में करेंगे हम लोग। 2 सेशन में एक में हम लोग क्यूज करेंगे और दूसरे में 2 पीवाईक्यू के कुछ एक चीजें और करेंगे। मैपिंग वाला सेक्शन, मैपिंग मैं करवा दूंगा, क्लास में करवा दूंगा मैपिंग, ठीक है, एक्रोनिम्स के साथ। तो एक वाली क्लास हम लोग मैपिंग कर लेंगे और थोड़ा 1-2-5-7 क्विज, 10-15 के सवाल कर लेंगे क्विज के एप्लीकेशन बेस पे, और एक सवाल हम एक सेशन हम पूरा क्विज पे रख लेंगे, वो देखते हैं कौन सा सोइल वाला। अब देखो सोइल वाली चीजें एकदम पीवाईक्यू के बेस पे भी कर लोगे, और थोड़ा यहाँ पे ना देखो, ये वेजिटेशन, सोइल और वाटर, इस वाटर रिसोर्स तो हालांकि थोड़ा सा है, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये वाला इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के साथ आप लोग कर लेना। लेकिन ये सोइल और वेजिटेशन और फॉरेस्ट तीनों ना एक साथ करना, ठीक है, और मैप से करना। अगर स्टेट वाइज याद करोगे तो पॉसिबल नहीं है। अब ये मैप बनाओ, अरे हाँ यहाँ लेटेराइट थी, अरे हाँ यहाँ यहाँ पे भी लेटेराइट थी,
ये रेड थी, अरे ये ब्लैक सॉइल थी। तो ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल कहाँ है, मोटा मोटा आइडिया। मोटा मोटा आइडिया बहुत होता है मतलब क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो इन्हीं पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देखेंगे हम लोग। सोर्स टाइप क्या है, सोर्स टाइप तो आई होप की सारी चीजें पता होगा। ये तो बेसिक है कि इजी 17 क्वेश्चन थे, मीडियम चॉइस क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट 17 क्वेश्चन थे। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना डेप्थ से पढ़ा है, तो आपके लिए डिफिकल्ट डेप्थ वो एक एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जनरली मीडियम टू इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है, और सोर्स क्या रखना है भाई, किसी को जीसी लियोंग, एटलस और एनसीईआरटी। इसके अलावा पीवाईक्यू पढ़ने हैं आप लोगों को डिटेल में। और एक सोर्स जो आपको करना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी का इशू है जिन लोगों को, क्यूआरएम की क्लास देख लो, मोर देन सफिशिएंट है, काफी अच्छे से करवाई जा रही है, क्योंकि रीजन मॉड्यूल वाली क्लास समरी के रूप में ज्योग्राफी की, तो वही पढ़ा रहे हैं जो विजन में टीचर है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ज्योग्राफी का ओवरव्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले सेक्शन की, जहां पे हम लोग देखेंगे पीपीटी। आज की पीपीटी मैंने आप लोगों को शेयर की है क्या? नहीं की? चलो कोई नहीं। चलो भाई क्वेश्चंस के टाइप देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन बेस पे जाएंगे अपन सीधा। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाकी के लोग गायब कहाँ हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो भाई प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चंस के टाइप को देखेंगे हम लोग, और रणनीति वगैरह। कितने लोगों को सोर्स के लेवल पर इश्यू है ज्योग्राफी में, अगर मैं बात करूँ पीपीटी के थ्रू, कि सर ज्योग्राफी का सोर्स क्लियरिटी नहीं है? संदीप, अजय, निशा सोनी, 3 लोगों को, श्वेता, पूजा, बहुत सारे बढ़ते जा रहे हो। और बताओ भाई जिन 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 लोगों को दिक्कत है। भूगोल तो सपने में भी नहीं पढ़ा सर। ठीक है, तो पढ़ने की भी क्या जरूरत है? पुलिस को कौन से उत्तर चाहिए होते हैं, वो तो अनुमान से लगा देते हैं कि ये आरोपी है। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम लोग सोर्स को लेकर। देखो भाई, एटलीस्ट एनसीईआरटी देख लेना, और वो भी फिजिकल वाली तो देख ही लेना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली इतनी इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिजिकल वाली देखनी चाहिए आपको। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्यूआरएम देख लो, और क्यूआरएम मोर देन सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के लिए मोर देन सफिशिएंट। एटलीस्ट प्रिंट आउट भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्लास नहीं देखोगे तो भी। एक तरीके से जो क्रक्स होता है ना, जो समरी जो होती है वो इसमें है भाई, नो डाउट। इसमें मैं बिल्कुल मतलब 100% दावे से कह सकता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन एनसीईआरटी इसके साथ पढ़ना अलोंग साइड, और करंट अफेयर। करंट अफेयर में पीटी 365 एनवायरमेंट वाला, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ना वहाँ पे एक्सपेंड रहती है। हाँ निशा, भी कुछ पूछना है क्या किसी को? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि टर्मिनोलॉजी बहुत सारी जो करंट अफेयर है, अल नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, कोरियोलिस फोर्स, वो सारी चीजें करंट अफेयर में अगर कोई न्यूज में रहती है तो वो पीटी 365 में आ जाती है। लाइक चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, तो वो वहां से भी कर सकते हो आप। तो मेरे एंड से तो सोर्स आपके लिए पीटी 365, क्यूआरएम और एनसीईआरटी। ये उनको उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं पढ़ा है। जिनके पास ऑलरेडी नोट्स है वो इसको हटा देना। जिन लोगों ने 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ी है, वेल एंड गुड, एनसीईआरटी और पीटी 365 पे रिलाई करो। लेकिन क्यूआरएम देख लेना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी में कवर नहीं है, लेकिन उनको
मैंने आपको चेकलिस्ट स्ट्रेटजी बताई थी ना पहले कभी, ठीक है, कि जो आपने ऑलरेडी कहीं पे पढ़ा हुआ है उसको चेकलिस्ट पे राइट टिक करके निकल जाओ, और जो नहीं पढ़ा है उसको फिर आप लोग कर लेना, ठीक है। उससे जो मान लो आपने इंडियन इंडियन फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप वहां पढ़ लो, ठीक है। एक जगह से पढ़ लेना, दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करो कि नोट्स को सिंक्रोनाइज करो, एक जगह रख लो सारे नोट्स। सोर्स को लेकर मेरे एंड से इतना ही है, ये मोर देन सफिशिएंट है। देखो जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है ना तो भी चिंता लेने वाली बात नहीं है। अगर आप क्यूआरएम करोगे तो 2 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन आराम से वहां हो जाएंगे, बाकी मैथ के आएंगे तो मैथ वाली क्लास तो मैं एक्स्ट्रा लूंगा ही लूंगा एक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। और 2 सवाल छोड़ भी दोगे ना तो कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है उस, लेकिन उसके चक्कर में कितना इनपुट दोगे, तो सवाल ये है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वायु दाब क्या होता है, ताप प्रवणता दर क्या होती है, तापीय व्युत्क्रमण क्या होता है, बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। क्यूआरएम से ले लो, किसी सी भी चीज से ले लो कंसेप्चुअल, बस आप एक आइडिया आपके पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सवाल पूछे कितने जा रहे हैं, 13 सवाल 2023 में पहली बार इतना वेटेज आया है, नहीं तो 8 7 8 7 8, और इनमें भी 4 मैप थे, 4 मैप थे और 4 मैप थे, 4 से 5 मैपिंग थे। तो 2021 तक तो स्थिति ये थी कि ज्योग्राफी की स्थिति ये आ गई थी कि भाई पढ़ना ही छोड़ दो, वैसे भी 2 सवाल आएंगे 3 सवाल आएंगे, और उसके चक्कर में इतना सारा पढ़ के जाना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2023 में इन्होंने सरप्राइज किया, और हो सकता है इस बार फिर से 13 से 14 सवाल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्यूआरएम एटलीस्ट एक बार देख लेना, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया। और उसमें भी आपको अगर क्यूआरएम नहीं भी देखोगे ना तो मैं आपको 13 सवालों में से 7 से 8 सवाल तो आपके ऐसे होंगे जो इजी होते हैं, मतलब अगर आप कॉमन सेंस है आपके अंदर और थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपके वैसे भी हो जाएंगे। 3-4 सवालों के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। ये सलाह थी, दुनिया बदलने वाली सलाह चिराग के लिए कि भाई अब पूरा ज्योग्राफी फिर से शुरू से पढ़ने लग जाए, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूरा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज पीवाईक्यूज में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल, लाइक इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड सवाल देगा, जहाँ पे फैक्ट गलत कराने की टेंडेंसी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा रहती है। नॉर्थ साउथ को नॉर्थ लिख देगा, नॉर्थ को नॉर्थ साउथ लिख देगा, रिवर का नाम बदल देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें ज्योग्राफी में देखी जाती है कि किस तरीके से चीजें गलत कराने का एक पैटर्न है, ठीक है। रिसोर्सेज बेस वहां पे लिख देगा कि पूर्णतया, व्यापक रूप से, वही सारी टर्मिनोलॉजी चलेगी स्टेटमेंट बेस। अब देखो ये वाला सवाल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मानचित्र की जागरूकता, मैं मैप वाले सवाल है, इनको मैं नेक्स्ट वाले सेशन में लूंगा। लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, देखो झेलम रिवर, ये 2022 का वही सवाल है जिसमें उसने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी किसकी, सिंधु की। अगर आपने उसकी सहायक नदियां सारी पढ़ी होती कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी लेक कहाँ से गुजरती है, तो आपको ये आंसर पता होता, ठीक है। ये कोलेरू लेक आपको पता हो तो उसने एक सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, उसमें कोडाई कनाल, कोलेरूर, ये सारी 3-4 लेक थी। तो अगर आपने वहां से वो पीवाईक्यू पढ़ा होता तो आपको पता होता कि कृष्णा रिवर जाती है कि नहीं जाती, क्लियर। तीसरा, गंडक रिवर और कांवर झील, ये करंट अफेयर का टॉपिक था तो इसलिए उसने पूछा था, आई होप कि इसके बारे में आपको ध्यान हो। तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं ये सारी मैपिंग वाली चीजें करूंगा। ये वाला सवाल फिर से 2023 का है, इसलिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा, अब ये सवाल कर सकते थे ना आप 2023 में, अगर ये पढ़ के गए हो तो पुराने साल का, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यू पढ़ के गए हो तो ये सवाल अटेम्प्टेबल था कि नहीं, मैं ये बस ये पूछना चाह रहा हूँ। अब अगला सवाल देखो 2023 का, ये वाला। अब आपको पता है कि अमरकंटक 2021 में पूछा है, 2019 में पूछा है, तो उसने, और उससे भी पहले पूछा निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ है, 2015-16 में। तो अमरकंटक जिसको पता होगा कि अमरकंटक कहीं यहाँ है, अब देखो यहाँ पर विंध्य रेंज और सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज तो कुछ यहाँ है और विंध्य रेंज यहाँ है, और ये अमरकंटक भाई मेरे को अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो मैं तो इसको क्रॉस कर दूंगा ना, पीवाईक्यू है ना। अरे मेरे भाइयों पीवाईक्यू के लिए सहमत हो कि नहीं, मैं पीवाईक्यू जाके ढूंढ लेना, अगर पीवाईक्यू देखे ना तुम लोगों ने अब तो याद आ रहे होंगे। अब अगला है बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन और सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में, सबसे पूर्वी भाग में, और बिलीगिरी रंगन। अब भाई मेरे को नहीं पता बिलीगिरी रंगन कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि सतपुड़ा रेंज यहाँ कहीं,
और बिलीगिरी रंगन, नॉर्थ इंडिया में ऐसा नाम सुना है क्या तुमने? मान लो मेरे को डाउट है इस पे, छोड़ दो। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भारत में। शेषाचलम पहाड़ियां आपको पता हो तो नागार्जुन श्रीशैलम वाला क्वेश्चन पूछा था उसने, निम्न में से किसका कोर एरिया सबसे बड़ा है 2021 में पीवाईक्यू में, एनवायरमेंट का पीवाईक्यू। अगर आपको वो पता होता तो आपको पता होता कि ये आंध्र प्रदेश के आसपास है, और ये बोला सबसे दक्षिणी भाग, यहाँ की बात कर रहा है कार्डवम। ये कार्डवम यूपीएससी ने पहले तो 1997 या 98 के आसपास उन्होंने सवाल पूछा था कि कार्डवम हिल कहाँ है, क्रोकोडाइल रॉक से सवाल। तो ये सवाल इसी, ये स्टेटमेंट फिर काट दोगे। अब आपके पास ये कट गए, ये कट गए, तो ये बचा और ये बचा। अब आपके पास तो ऑप्शन चूज करना है कि ये मैं बिलीगिरी रंगन को मिडिल इंडिया में रखूं या नहीं रखूं। सवाल इतना सा था आपका, सीधी सी बात है, मैं नेगेटिव में जाऊंगा, इसको काट दूंगा, मेरा आंसर आ गया। तो ये सवाल डुएबल था या नहीं? अब आप बोलते हो कि ओनली एक, ओनली दो, ओनली तीन वाले सवालों से क्वेश्चन फंस जाता है। सर क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं। भाई दिमाग को खुला रखो, यूपीएससी हर बार लॉजिक देगा, हर बार आपको आंसर निकालने का मौका देगा। अगर 2023 का, हाँ ये फिर से 2023 का सवाल, जो 2023 का पेपर जितने मजेदार था ना भाई साहब, उतना पेपर आज तक यूपीएससी ने बनाया नहीं था उससे पहले। अगर आपने प्योर लॉजिक जिंदा रखा और आपका दिमाग खुला रहा ना उस पेपर के अंदर, आप भर के नंबर लाओगे, 117, 120, 125 नंबर आराम से लाओगे, जहां लोगों को 70 नंबर लाने में दिक्कत हो रही। फिर से इस सवाल को देखो, ये बोल रहा है चीन की तुलना में भारत का कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। पॉसिबल है क्या? अरे भाई उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती तो क्या ही कहना था बात, इसको काट दो बस। अब दोनों चीजें तो मैच कर ही रही है। ये वाला सवाल फिर से यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है। उसने ये कच्छ का रण क्षेत्र कहाँ पे दिया था? चांदीपुर बीच वाले आंसर में, जब उसने पूछा था कि 9 किलोमीटर, कुछ किलोमीटर आगे चला जाता है, कुछ किलोमीटर वापस पानी आ जाता है, उसके बाद ये कौन सी जगह है? याद है आपको वो सवाल? 2019 या 2020 में सवाल पूछा था उसने, ये कि कौन सा तट रेखा से सबसे ज्यादा दूर चला जाता है और सबसे वापस आ जाता है 9 किलोमीटर या कुछ, 2017-18 में जो सवाल पूछा था वो सवाल, उसमें ये ऑप्शन था। और आई होप कि ये सारा आपको क्लियर होगा। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये तीन ऑप्शन आपके उसमें है, मणक्कप लवण बेसिन और नौपाड़ा अनूप, आपको पता होना चाहिए कहाँ। और कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, मान लो आपको रण का कच्छ नहीं पता, अनूप क्या होता है, अनूप क्या होता है, और लवण बेसिन क्या होता है, और मैंग्रोव क्या होता है, ये तीनों तो वैसे कट गए। फिर से ये लेवेंट वाला क्षेत्र था, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मैं आपको पीवाईक्यू कराने लगा यार, बताओ, एलिमिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी टाइप बता रहा हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है। ये तो 2023 के सवाल आ गए, इसलिए मैं आप लोगों को करवाने लग गया, ठीक है। ये भी 2023 का है, ये भी 2023 का है। तो इन सवालों को आप कहीं से पढ़ सकते थे क्या? मुझे ये बताओ, मैं आपको फिर से, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को ये ग्राफ बताया कि नहीं बताया। ये यूपीएससी का वो है 70%, ठीक है। कितने लोगों को मैंने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर बार ये ना ग्राफ ये इससे पेज से बाहर चला जाएगा। ये है उसका कोर एरिया जो एवरी ईयर आता है। ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022, ये है 2023, और ये है 2024। अब ये मैं इस वाले जितना कोर है ना, ये 30% या 70% तो आपको इसके कोर से ही पूछेगा ही। इसलिए मैं बार बार आपको फोकस करने को बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पे। ये 70% आपका एरिया है, ये 30% के लिए आप पूरी दुनिया की किताब पढ़ लोगे ना तो भी उनमें से नहीं आएगा। आप इस 70% पे फोकस करो अगर आपको पास करना है प्रीलिम्स। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अगली बार अटेम्प्ट देखिए, ये सारा माल पट गया, अगली बार वैसे भी यहीं बैठोगे, ठीक है। अगर पास करना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस 70% पे फोकस करो जितना हो सकता है, क्योंकि ये 70% ही पास कराएगा। और 70% में आपको बता दिया, अभी एग्जाम्पल आपको मैंने बताए कितने पीवाईक्यू के ऑप्शंस कैसे रिपीट कर रहे हैं बार बार। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस सवाल को कहां से पढ़ लोगे आप, कांगो बेसिन का भाग निम्नलिखित में से कौन सा? किसका ध्यान जाएगा कि कांगो का बेसिन पूछेगा इस बार? और मान लो कांगो बेसिन, अगर आपको मान लो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है,
इससे पहले ना उसने एक रिवर पूछी थी, अगर आपको पीवाईक्यू करवाने रहे तो मुझे अगर मेरे को पीवाईक्यू नहीं पढ़ा तो मैं कितनी नदियां पढ़ूंगा भाई, कितनी नदियां संसार में, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। लेकिन अगर मैंने पीवाईक्यू पढ़ा है और 2019 या 2020 का एक पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगा, उसमें उसने पूछा कि कौन सी नदी अटलांटिक में गिरती है और कौन सी हिंद महासागर में गिरती है, ऐसे करके एक सवाल पूछा था उसने, आपको याद हो तो। अगर आप नॉलेज के बेस पे जाना चाह रहे हो कि भाई मैं पूरा ज्ञान के बेस पे चला जाऊंगा तो पेपर नहीं निकलेगा, कि मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़ के चला जाऊंगा तो भी पेपर नहीं निकलेगा। पेपर निकलेगा ओनली टारगेटेड अप्रोच। 70% जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 70% पे फोकस करो जो बार बार आ रहा है, 30% तो हवा हवाई में आएगा, कहीं भी कुछ भी पढ़ लो आपको नहीं आएगा उसका उत्तर। अब ये सवाल मुझे बताओ, ये दहन गहनता प्रणाली, ये मान लो किसी ने करंट अफेयर में पढ़ा है तो होप का हो गया, ठीक है, करंट अफेयर का सवाल था तो करंट अफेयर में था उस टाइम, ठीक है, तो हो गया। और इसमें एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो, देखो कोई भी चीज, आपको ना एक नया रूल सिखाता हूँ यहाँ पे, कोई भी नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो या कोई भी ऐसा नया क्षेत्र हो जो तकनीक हो जिसको अपनाए जाने की बात की जा रही है, तो वो जनरली उसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये रूल समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई एक हम धान की नई नवीन प्रणाली लाए जो गहनता प्रणाली, धान गहनता प्रणाली लेके आए, भाई क्यों लेके आए, पुरानी में कमी होगी तभी तो लाए ना। तो अब पूछ रहा है कि इसके पॉजिटिव बताओ, अब बोल रहे हैं बिजली की कम खपत होगी, हाँ भाई धान की गहनता होगी, पता नहीं है बिजली का कितना पानी देंगे कितना पानी नहीं देंगे, गहनता होगी तो पानी बार बार नहीं देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। राइस इंटेंसिफिकेशन, दूसरा मीथेन का कम उत्पादन होगा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मीथेन का उत्पादन कम होगा, भाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी होगी, पानी कम भरेंगे, पानी कम, देखो ये तीनों चीजें, अगर मैं पानी कम भरूंगा तो मुझे बिजली की कम चाहिए, बिजली कम चाहिए होगी ना, पंप कम चलाना पड़ेगा, और मुझे पंप कम चलाना पड़ेगा और पानी कम भरा रहेगा तो मीथेन कम उत्सर्जन होगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तीसरा बीज की कम आवश्यकता होगी, पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव में तीनों पॉजिटिव से लगा के आ जाता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इसमें बस मोदी जी बनने की जरूरत है। दूसरा लेवेंट क्षेत्र के बारे में इसने पूछा है, अब देखो इसने भूमध्य सागर का संपूर्ण संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका की, फारस की खाड़ी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये तो वही हो गया, ये दोनों का आसपास की चीज होगी। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट का क्षेत्र, मतलब इसने स्पेसिफिक बात की है, उत्तरी अफ्रीका के तट के साथ मिस्र से मोरक्को तक फैला, मिस्र से मोरक्को, और ये तो एक दूसरे के इन्वर्ट इसका ही पार्ट हो गया। भाई भूमध्य सागर का ये तो इसने पूरा ही ले लिया, इसको बोलते हैं लेवेंट। अब बोलता है कि फारस की खाड़ी, नहीं नहीं इस वाले रीजन को बोलते हैं, दूसरा बोलता है कि उत्तरी अफ्रीका, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और ये बोलता है कि ये वाला। तो आपको इसमें चूज करना था, अब इसके लिए कितना ही पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, या तो आपने पढ़ा होगा न्यूज में तो ठीक है, लेवेंट क्षेत्र उस टाइम न्यूज में था, करंट अफेयर में था ये चीज, तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो छोड़ दो उसको। अब देखो रिसोर्सेज बेस्ड सवाल, रिसोर्सेज बेस्ड सवाल मैंने, अब देखो ये 2023 का पेपर है, फिर से 2023 का पेपर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों बनाया इन्होंने पेपर। अब देखो मैं फिर से तुम्हें ये सवाल करवाता हूँ, ये दोनों ही करवाता हूँ एक्चुअली। अब देखो भारत के कांतिपाय तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, मैं बना दूं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ, ठीक है, इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किसके समृद्ध स्रोत है। अब मुझे कुछ नहीं पता भाई इस सवाल में, इल्मेनाइट रूटाइल मैंने जीवन में पहली बार सुना है, वैसे सुना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने पीवाईक्यू में ऑप्शन दे रखे हैं पहले, लेकिन आपने नहीं सुना है। अब देखो एल्यूमिनियम, अब मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट से बनता है, और बॉक्साइट झारखंड के आसपास मिलता है, तटीय क्षेत्रों में नहीं मिलता है, पता होगा क्या थोड़ा बहुत, इतना तो आइडिया होना चाहिए। काट दूं, ऑप्शन क्रॉस कर दूं, ये तो नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पेपर करते टाइम क्या बताया कि क्रॉस स्ट्रेटजी भी जाना है, क्रॉस इस वाली पे, तो क्रॉस कर दूं। चलो भाई 3 ऑप्शन बचे, अगला मैं जाऊंगा तांबे पे। अब मैं कहूंगा कि यार तांबा, वो तांबा तो राजस्थान में पाया जाता है खेतड़ी में, और राजस्थान राजस्थान के अलावा थोड़ा बहुत झारखंड वगैरह में पाया जाता है, इसके अलावा इसके सोर्स है नहीं, ये तो पता होना चाहिए। अरे ताम्र पाषाणिक सभ्यता पढ़ी होगी तो भी पता होना चाहिए ना, तटीय क्षेत्रों में होनी चाहिए ना ताम्र पाषाणिक सभ्यता, अगर तो तांबा तटीय क्षेत्रों में पाया जाता तो। क्रॉस कर दूं,
लोहा, हाँ लोहा तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन इसके तो मैंने मुझे बताया 4 है इसके, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पता है ना 4 होते हैं। हेमेटाइट मैग्नेटाइट वो वाले हैं यार, ये तो नहीं है, इल्मेनाइट रूटाइल तो नहीं पढ़े। अच्छा टाइटेनियम हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई टाइटेनियम हो सकता है, पर 3 नहीं होंगे इसके उत्तर। मेरा आंसर आ गया, यही था। अब जो आदमी देख के अरे यार इल्मेनाइट रूटाइल क्या पूछ लिया यार, मेरे को नहीं आता है, छोड़ के चला जाता हूँ, बाद में देखूंगा, नहीं होगा आपका, पास भी नहीं हो गया। कोई नहीं पास करा सकता, हिंदी मीडियम ऐसे ही फेल हो रहा है, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम ऐसे डूब रहा है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो सोच रहे कि नॉलेज के बेस पे हम पेपर निकाल लेंगे। नहीं निकलेगा भाई, लिखा लो मेरे से। कैटेगरी में हो तो फिर भी किसी का तुक्का लग सकता है कि भाई, लेकिन नॉलेज बेस में तुम चाह रहे हो कि भाई मैं ये एल्मेनाइट और रूटाइल एक एक सारे खनिजों के वो याद रख लूं, नहीं होगा। अब ये बोल रहा है संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु किस देश में उत्पादित किया जाता है। 3/4 कोबाल्ट की बात कर रहा है। अब ऑप्शन क्या क्या है, अब पहले ये देखो कि न्यूज में क्या क्या आ रहा है आजकल। बोस्वाना, अर्जेंटीना, कॉन्गो, क्या सुना है आपने न्यूज में। और वैसे मजेदार एक चीज ट्रिक और बताऊं, मतलब वो इलॉजिकल है, प्योर इलॉजिकल है, लेकिन देखना, कॉन्गो, कहाँ गया वो, कॉन्गो बेसिन, 2023 के पेपर है। अब इसके पुराने भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको याद है, सहगोरा स्टेटमेंट 2 में आया था, हिस्ट्री वाले 2 क्वेश्चंस में। एक में अशोक का निम्नलिखित में से अशोक का कहाँ पे पाया गया है, और उससे पहले उसने पूछा था कि सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के आगे पीछे थे, जस्ट आगे और पीछे थे। उसके बाद एक सवाल हर साल आ रहे कि 2 सवाल कंटिन्यूस, 2 सवाल कंटिन्यू, कहीं ना कहीं उसका आंसर उसी पेपर में होता है। पर ये मतलब एकदम मतलब इलॉजिकल है एकदम, मेरा ऐसा मानना होता है, तो मैं तो ये बेस पे करता था। ठीक है, अब आपको देख लेना है, बस ये ऐसे सिली माइंड से मत जाना, बस मैं तरीका बता रहा था कि अब इसको छोड़ते हैं, मतलब वो तरीका छोड़ते हैं, वो तो फर्जी था। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको हर बार पेपर में देखना, 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें एक में ऑप्शन होता है, एक में आंसर होता है। दूसरा, पहले अर्जेंटीना, अब मुझे पता था कि एबीसी एबीसी मॉडल था, और ये लिथियम वाला ट्रायंगल था, तो ये तो नहीं होगा, पता है ना भाई। पूरा साल, वरना पिछले साल करंट अफेयर में पूरे साल चला था एबीसी 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 एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया, और क्या नाम था वो, क्या था यार एक उसका नाम, तो उन तीनों में लिथियम ट्रायंगल था उधर, तो इंडिया की एक वो उसने वहां पे जाके समझौता भी किया था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, चिली, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं समझ गया, चिल चिल चिल। ठीक है, दूसरा, बोस्वाना, कजाकिस्तान। अब मेरे को पता है कजाकिस्तान तो एकदम शांत क्षेत्र है, और रसिया, यूएसए और चाइना जैसे देशों को अगर पता चले कि कजाकिस्तान में वो है, माल है, कोबाल्ट है, तो वो उसको शांत रहने देंगे, कोई ना कोई तो लड़ाई करवाई देगा। तो भाई मैं तो इसको नहीं चुनूंगा, मेरे पास या तो बोस्वाना है या कांगो है, तो मैं तो टाइप वाई में जाके कांगो चुनूंगा, क्योंकि कांगो मैंने बार बार सुना भी है न्यूज। तो करंट अफेयर बेस, ये करंट अफेयर बेस भी सवाल है और रिसोर्सेज बेस भी सवाल है, दोनों टाइप का सवाल है। आई होप कि यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अगला, अब ये मेरे हिसाब से 2022 2023 का सवाल है क्या ये? अब देखो फिर से इस सवाल में देखो कितना मस्त ट्रैप है, 2022 का सवाल है, ये रिसोर्सेज बेस, ये तो रिसोर्सेज बेस, आपको रिसोर्सेज बेस रखना है, लेकिन इतनी, इसको याद कर सकते हो क्या आप, या इसको याद कर सकते हो क्या आप, कहीं से पढ़ सकते थे क्या इसको कहीं से, नहीं पढ़ सकते थे ना। आपको ओवरऑल क्या जरूरत है, आपको ओवरऑल जरूरत है कॉन्फिडेंस की, और जो पढ़ है ना उसमें यकीन करने की, हमने जितना पढ़ा है ना उतना ही सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा है, बस हमको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है वहां पे, और मैं जितना लॉजिकल बता रहा हूँ उतना तो मोर देन सफिशिएंट है पास होने के लिए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। मोनोजाइट दुर्लभ संसाधनों का स्रोत है, मुझे नहीं पता भाई है कि नहीं है, कोई बात नहीं। मोनोजाइट से थोरियम होता है, ये मुझे पता है कि मोनोजाइट इंडिया के तटीय क्षेत्रों पे और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये तो पक्का सही है। भारत की समस्त
तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। समस्त तटों पर खोदने लग जाते हैं फिर तो कल से जाके, मैं तो काट दूंगा। 3 काटो 3 काटो 3 काटो 3 काटो, उत्तर ही आगे, मुझे नहीं पता क्या है। अब थोरियम के बारे में एक एक चीज याद कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हर एक चीज को। आपको 2 पॉइंट ही आएंगे, तीसरा पॉइंट नहीं आएगा। यूपीएससी के एग्जामिनर को भी पता है कि भाई सामने वाले की लिमिट है ना, उसको कितना याद करवा सकता हूँ मैं, नहीं करवा सकता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी पीवाईक्यू। अब देखो बहुत सारे लोगों ने ये भी किया होगा, केवल 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 को ध्यान रखो, केवल समस्त सरकारी मोनोजाइट संसाधनों का नहीं याद कर सकते, ये बात सही है। आपको पता हो तो परमाणु वाले जितने भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो यहाँ पे समस्त तटवर्ती क्षेत्रों पे ध्यान रखना। दूसरा परिवहन आधारित क्वेश्चन, ये फिर से 2023 का सवाल है। इसने मस्त काटा है सबका सब मस्त करने, सब में निपटाया सबको। इसके एक एक स्टेटमेंट में उसने ऐसे ऐसे माइन्योर माइन्योर चेंज किए हैं कि बर्बाद कर दिया सबको, और मेरे हिसाब से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। अब देखो कितने सारे फैक्ट है, और इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लग सकता, इसको छोड़ने का पीछे आया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूर्व पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ सूरत, दोनों में से एक सिटी बदल दिया तो मेरे को नहीं पता, नहीं पता ना, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। दूसरा, मणिपुर के मोरे को म्यांमार के थाईलैंड के चियांग माई से, इनमें से कोई सिटी बदल दिया तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तीसरा, भारत बांग्लादेश ये म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है, इसमें कोई वाराणसी की जगह दूसरी इलाहाबाद हो गया तो, कुनमिंग की जगह दूसरी सिटी हो गई तो मुझे नहीं पता ना भाई, या तो मुझे पता है 100% तो मैं करूंगा, अगर नहीं पता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और वैसे भी 100/100 नहीं कर सकते आप, आपको 90 ही करने हैं। पर ये सवाल ढूंढना कि कौन सा नहीं करना है, और इसको आप कितना भी पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगा ये एग्जाम में। तो वो 30% के पीछे ना, ये 30% के पीछे भागना बंद करो, ये 70% पे फोकस करो अगर पास होना है तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो पूरा हिंदी मीडियम डूबा हुआ है, 500 ही पास होते हैं हिंदी मीडियम से पूरे मिला के 10,000 में। और उसके पीछे का रीजन है कि कोई भी इतने कम इलॉजिकल पर्सन है, मतलब सबको माल पड़ना है। दृष्टि वाले ने अभी ना 6 वो निकाल प्रैक्टिस सेट निकाल दिए, 6 प्रैक्टिस सेट करो हमारे, 6 प्रैक्टिस सेट में पेज हो गए 3,000, कम से कम 3,000 है। मैंने तो उस पर कमेंट भी कर दिया जाके उनकी वेबसाइट पे, मैंने कहा सर 3,000 आपके पेज है, एक आदमी पेज पढ़ेगा कितने दिन के, 10 पेज 1 घंटे में पढ़ेगा तो 8 घंटे पढ़ेगा, तो 80 पेज दिन के पढ़ेगा, ये तो कर सकता है। अरे 100 पेज पढ़ लेगा तो फिर भी 30 दिन पढ़ेगा ना, 30 दिन में तो आपकी प्रैक्टिस सेट पढ़ पाएगा वो पूरा, ओनली प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। रिवाइज कब करेगा? दिन बचे 70, और वो तो हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ पढ़ेगा कि भाई आदमी 10 घंटे पढ़ रहा है कंटिन्यूस और सारे 10 पेज पढ़ रहा है 100% इंटेंसिटी के साथ। फेल होने का तरीका तो तुम खुद माल पढ़ पढ़ के तैयार कर लेते हो। और अब भी आप में से कोई पूछेगा सर घटना चक्र पढ़ लूं क्या, मैं नंबर नहीं आ रहे पॉलिटी में, पढ़ लेना भाई, 2 साल तक कंटिन्यू तैयारी करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने जितने तुमको पीवाई की बताया ना, मोर देन सफिशिएंट है, उतने से पास होने लायक का जुगाड़ हो जाता है। और यहाँ पास होना है, टॉप नहीं करना है। टॉप तो कोई कर भी नहीं सकता अगर तुम सोच के कर रहे हो कि मैं टॉप कर लूंगा। अगला स्टेटमेंट बेस। अब देखो फिर से 2023 का पेपर, ये 2023 का पेपर तो मैंने आपको ऐसा धोता ना मैं इसको, पर ये अब अभी सवाल दे दिए इन्होंने सारे। अब देखो मुझे नहीं पता फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, मुझे नहीं पता फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है। तीसरा, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का आवश्यक है। अब देखो ये यूरेनियम पूछा है उसने, ये थोरियम पूछा है। ये कब है? 2022। ये कब है? 2023। थोड़ा दिमाग होगा मेरा तो मैं आसपास की चीजें ही पढ़ूंगा। अब देखो अगर मैंने 59.99999999 बार कर दिया, मतलब अनंत तक है ये 99,999। बस इनको कैसे पता चलेगा 0.00001 कम है? मैं नहीं कहूंगी स्टार्ट,
स्टार्ट ही नहीं होंगे, मेरे को पता है कि 0.00001 कम है। चल जाएगा क्या मशीन को पता? और ये तो गलत हो गया ना, ये कितनी बार कितने कितने पोटेंशियल है गलत होने के स्टेटमेंट के, हो गया ना ये गलत। ये बोला कम से कम 60% चाहिए। 1 मिनट यार, मेरी स्टूडेंट का इंटरव्यू था। हाँ भाई, कैसा हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सेशन के बाद में सेशन ले रहा हूँ फिर है ना, फिर करता हूँ, ठीक। हाँ, तो इसकी कितनी पोटेंशियल है कि गलत होने का था ना। अगर मैं इसको काट दूंगा तो मेरे को एक बताओ, 2 गलत है, 2 सही है, 2 सही है, 2 सही है, आंसर आ गया। मेरे को नहीं पता पहले में क्या था, इसने कुछ भी लिखा हो पहले में, गाय नाचती है, बकरी नाचती है, गाय दूध देती है, बकरी गाय का दूध देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है दूसरा गलत है। हो गया ना सोल्व। कौन से ईयर का पेपर है? 2023 का। अब मैं बोल रहा हूँ 2023 का पेपर ना किस दिन में उठाऊंगा ना, जब ये सारा पेपर करवाने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। इसको कहीं से पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते आप कहीं से भी ज्यादा। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि मेरा नॉलेज लेवल वहां तक, भाई मेरे को 10 साल हो गए मान लो तैयारी करते हुए, तो मेरे को पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ लिया वो, मुझे पता था 3 से 4% है, ये मेरे को पता है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई अधिक डिपॉजिट होने के बाद, यूरेनियम डिपॉजिट होने के बाद भी कोयले पर डिपेंडेंसी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से, यार क्या पेपर पूछते हैं, लोकेशन बेस्ड के सवाल है फिर से, ठीक है। अब लोकेशन बेस्ड सवाल मैं फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में लूंगा, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया कर लेना, नेक्स्ट वाले सेशन में मैं इनको एक साथ लूंगा, ठीक है, इनकी चिंता मत करो। तो ध्यान देने की बात क्या है कि पेपर टफ नहीं होता है, पेपर टफ बनाया जाता है, होता नहीं है, बना दिखाने के लिए बनाया जाता है। अब ये सवाल ऐसे लगेंगे अरे बाप रे आज तक जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है, ये सवाल ऐसे लगेंगे जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तो ऐसे लगेगा बर्बाद ही हो गया जीवन, ऐसा क्या पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। इसके बाद ये वाला तो सवाल ऐसे लगेगा चीन के साथ तुलना पूछ ली और उसके बाद ऐसे कर रहे हैं कि ऐसी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे तुम्हारे जीवन में। कच्छ का रण क्षेत्र पूछेंगे, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 दिया हुआ है, ऑप्शन ही सर ऐसे आने लग गए हमको नहीं आता। हाँ तुम बर्बाद हो क्योंकि तुम सोच ही नहीं पा रहे हो उस लेवल के आगे, तुम ऑप्शन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो उसने पूछा क्या है। इस बार फिर से ऐसा पेपर आएगा, और जो एलिमिनेशन लगाते थे 2 और 3 होते हैं तो 4 सही नहीं होते, वो जमाने चले गए। वो 2 रुपए वाले जो ट्रिक लगाते थे उस पर बंद कर दो। स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी लॉजिकल लोगों को लेना चाहेगी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी कि मैं लॉजिकल लोगों को ना लूं, इस चीज को ध्यान रखना। यूपीएससी चाहेगी कि मोस्ट लॉजिकल पर्सन मेरे इंस्टीट्यूट में आए ताकि उन लोगों से ही मेरे को फ्यूचर काम कराना है। सो बी लॉजिकल इन एग्जाम। विजन के टेस्ट पेपर में तुम कुछ भी करो, 3 मीन 3 अत्ते पत्ते 3 पत्ते खेल के लगाओ, अरे चौकी आगे 4 लगा दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं विजन के पेपर में, फॉरम के पेपर में, किसी की नेक्स्ट आईएएस के पेपर में कुछ भी लगाओ, लेकिन यूपीएससी में लॉजिक लगाना। सो गाइस, ये तो हैंग हो गया। अच्छा, सो ये क्वेश्चन के टाइप्स थे, क्वेश्चन के टाइप हम देख लेते हैं। मैप बेस उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉलेज बेस आते हैं, जनरली नॉलेज बेस थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। नॉलेज बस कर नॉलेज प्लस करंट अफेयर, ये करंट अफेयर था, ये करंट अफेयर था, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्सेज बेस्ड सवाल, ये भी ठीक है, रिसोर्सेज बेस्ड का मैंने आपको सोर्स बता ही दिया है, विजन में लगाने पर इतना सही नहीं होता। हाँ मुझे पता है विजन का पेपर मेरे जैसा आदमी बनाएगा ना, वो जानता है पहले क्या गलत करेगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो तुम्हें विजन का पेपर लगाने वाला क्या, विजन और यूपीएससी, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दे सकूं जो उसको जनरली नहीं पता हो या उसमें वो कंफ्यूज हो। समझ रहे हो मेरी बात? विजन का टारगेट ये, विजन का आपको सेलेक्ट नहीं करना है विजन को,
लेकिन यहाँ पे यूपीएससी के पास में लॉजिक है, उसको चाहिए मोस्ट लॉजिकल पर्सन, एप्रोप्रिएट पर्सन, जो पास कर सके एग्जाम को, जो उसके जिले को चला सके। नॉलेज वाला आदमी नहीं चाहिए, नॉलेज वाला विजन में लाएगा नंबर, यहाँ पे 120 लाने वाला और यहाँ पे 80 लाने वाला, यही बराबर अंतर है, क्योंकि वो नॉलेज के बेस पे जाता है यहाँ पे 80 नंबर लेने, नॉलेज के बेस पे एग्जाम नहीं निकलेगा। जितने भी अभ्यास आएंगे ना, सब में देख लेना हिंदी मीडियम के टॉपर निकलेंगे, हिंदी मीडियम वालों को 110, 115, 120 खूब आएंगे, वो यूपीएससी में जाने के बाद खुश हो जाते हैं। तो तुम हिंदी मीडियम की टिपिकल माइंडसेट से निकलो, 70% पे फोकस करो, बार बार यूपीएससी के पीवाईक्यू की अप्रोच देखो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो गलत करा रहा है। ये तो अब तुम जानो कितने लॉजिक से सही कर रहे हो, बस मेरे को तुम क्रेडिट नहीं दोगे, पर मेरे को पता है कि अब तो तुम ही सीख गए हो। परिवहन आधारित प्रश्न, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट, ये सबसे इजी सवाल आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, सबसे इजी सवाल ये आते हैं, उनमें एक स्टेटमेंट निकाल दो, आंसर आ गया। अगला, विजन अभ्यास में 15 नंबर भी आएंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। विजन के टेस्ट पेपर में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो चीजें डेवलप करने की बोलता हूँ मैं बार बार, अगर आपने ये कर ली तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप यूपीएससी में पास हो जाओगे। विजन में आप 150 नंबर ले आओ और ये डेवलप नहीं किया तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप फेल हो जाओगे। यूपीएससी अपना पैटर्न पूछेगा, विजन या फोरम या नेक्स्ट या किसी और का नहीं पूछेगा। अगला, मैप बेस्ड सवाल, रिवर बेस्ड सवाल, मिश्रित क्षेत्र, प्रमुख संसाधनों का वितरण और समसामयिकी, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो आपको हाई यील्डिंग एरियाज पता चल गए हैं क्या क्या है। एग्रीकल्चर, जलवायु प्रदेश, लिख लो इनको अच्छे से। तीसरा, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। उसके अलावा पीटी 365 का करंट अफेयर। इसके अलावा नदी प्रणाली। तो और क्या बचता है, ज्योग्राफी, मैपिंग तो करेंगे हम लोग, मैप तो करवाऊंगा। और ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, और क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, सोइल और रिवर सिस्टम तो हुई थी, बस इतना ही याद करना है। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी है पूरा का पूरा। इसमें व्याख्या सही है नहीं है, अरे मेरे भाई व्याख्या सही होगी तो दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और दूसरे, एक दूसरे पर ये वाला स्टेटमेंट इस पे निर्भर होना चाहिए, तो इस पे निर्भर है क्या, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना यार। इसमें तो क्यों धोखा दे रहे हो मेरे को, खुद को, मेरे को तो दे रहे हो, जो दे रहे हो खुद को दे रहे हो, घर वालों को दे रहे हो, इसमें कहाँ से एक्सप्लेन आ जाएगी। हाँ, ये 2023 वाला पेपर मैं करवाऊंगा तो मैं आपको वो टाइप और सिखा दूंगा एक एक क्वेश्चन का, अभी ऐसा नहीं है। तो ये वाले टॉपिक देख लेना, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु प्रदेश, जैसे विषुवतीय क्षेत्र, ये जीसी लियोंग में है, और जिनके पास जीसी लियोंग नहीं है वो उसमें होगा, क्या नाम है यार वो, अरे यार कौन सी बुक है वो, क्यूआरएम। महेश बर्णवाल मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई, तुम्हारे जैसे चाहे तो पढ़ लो महेश बर्णवाल, मैं तो नहीं सजेस्ट करता, मेरे को तो बहुत घटिया बुक लगती है, बहुत सारी गलतियां हैं उसमें। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एक काम ये करना मेरे एंड से, जो अच्छी किताब है, मैं तो मजाक कर रहा था, घटिया किताब जिन लोगों ने पढ़ी, ठीक है, नहीं नहीं पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही धोता रहता हूँ, किसी को भी धो देता हूँ।
दृष्टि वालों को इतना धोता हूँ, अब तो सोच महेश बंडवाल की तो क्या बात है। उन्हीं की बुक सजेस्ट करता हूँ, उन्हीं को धोता हूँ, मतलब बहुत खराब चीजें हैं बहुत सारी, तो उसको लेकर चिंता नहीं करनी है, आराम से पढ़ो, ठीक है। मैं ओनली यूपीएससी पीवाईक्यू के अलावा और सिलेबस के अलावा और उसमें जो सोर्स है उसके अलावा किसी को प्रेज नहीं करता ना। विजन का मैंने कभी विजन का आपको सामने प्रचार भी नहीं किया होगा कि विजन की ये चीज पढ़ो ये नहीं पढ़ो। क्यूआरएम सच में अच्छा है, दृष्टि का पीवाईक्यू सच में अच्छा है तो वो अच्छा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी काम का मटेरियल अच्छा। विजन के 1 से 25 टेस्ट अच्छे हैं, उससे अच्छा कोई टेस्ट है नहीं मार्केट में। फुल लेंथ आप अनुभव दे लो, दृष्टि का दे लो, दृष्टि का तो मत ही देना है, अनुभव दे लो, अभ्यास दे लो, और किसी और का दे लो, मतलब फोरम का दे लो। एक्चुअली दृष्टि के जो पेपर बनाते हैं ना उनको मैं जानता हूँ, उनका आज तक कभी पीटी पास नहीं हुआ, तो फिर मेरे को उन पे यकीन नहीं है वो पेपर क्या ही बनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें वो फैक्ट दे के डाल देते हैं, फिर वो फैक्ट चेक करने वाली चीज यूपीएससी है नहीं। मतलब कोई दृष्टि से किसी को दिल लगी हो तो बुरा मत मानना, पर मैं काम किया हूँ दृष्टि में तो मेरे को पता है कौन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और ये जो क्लाइमेटोलॉजी, देखो चीजों को इंटरलेट करना ज्योग्राफी में, ठीक है। इंटरलेट कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। अरे यार ये एक तो ये बना ये भी बिना काम में भूगोल की रणनीति कैसे बनाए, ये पढ़ लेना भाई, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद समय प्रबंधन कैसे करे, वॉरेन बफेट का डायलॉग पढ़ लेना, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्या लिखा मैं भी पढ़ लेता हूँ। हमें अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होशियार नहीं बनना है, बल्कि हमें अन्य लोगों की तुलना में अधिक अनुशासित रहना होगा। ये भाई तुम्हारा मन है तो रहना, नहीं रहना तो पत्ते खेलो, मेरे को दिक्कत नहीं है। दूसरा समय का सदुपयोग करना है, सब ध्यान रखना भाई, इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कोई समय कैसे बर्बाद करते हैं, योजना नहीं, मैंने तुम लोगों को योजना बनाने का तरीका पहले सेशन में दे दिया। कोई माइक्रो प्लानिंग नहीं, मैंने माइक्रो प्लानिंग तुम्हारी करवा दी है, अगर तुमने नहीं बनाई तो डूब मरो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जांच का बिंदु नहीं, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो डूब मरो। मैं सबको बोला वो टेस्ट देना है, माइक्रो प्लान सबका बनाया हुआ है, मैक्रो प्लान सबका बनाया हुआ है, लास्ट के 10 डेज कैसे यूज करने वो मैं भी आपको बता दूंगा किसी सेशन में, या मैंने बताया होगा कि पीवाई को आपको प्रायोरिटी पे करना है। क्या करना है, क्यूआरएम देखना है, पूरा सोर्स विजन आईएएस के क्लास नोट्स देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इतने मोटे नोट्स है, 4 उसमें है, वैसे ही बर्बाद हो जाओगे, तो इतना बर्बाद होना नहीं है। ज्योग्राफी वैसे भी 7-8 सवाल देगा, तो उसके लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। क्यूआरएम पढ़ो, 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूआरएम प्रायोरिटी पे करो और पीटी 365 कर लो बस। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो सोर्स में क्लियर कर चुका हूँ और कहानी खत्म। पीवाईक्यू देख लेना, देखना चाहो तो मैंने आपको भेज दिया है। पीवाईक्यू की जो बुक थी, मैं आपको पीवाईक्यू की बुक निकालता हूँ, हाँ पीवाईक्यू की बुक, इसमें देखो ये पेज, हाँ यहाँ से इसमें ना ये सारी चीजें ये अच्छे से पढ़ लेना। मैं बार बार इसको इसीलिए भेजा है क्योंकि आपकी 50% चीजें। अब देखो, अब जिसको ये पता होगा कि अजंता रेंज यहाँ है, ओडिशा हिल यहाँ है, गरजात हिल यहाँ है, रामगढ़ हिल यहाँ है, ग्वालियर सतपुड़ा हरिश्चंद्र रेंज यहाँ है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। मैपिंग का सेशन लूंगा अगला वाला, एक एक चीज पूछूंगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, या तो मेरे सेशन में आना मत, मस्त पत्ते खेलना घर पे, या फिर ये याद करके आ जाना, ठीक है। दूसरा क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा, दूसरा ये देखो, अब उसने इस बार कौन सी पूछी थी, अमरकंटक, यहाँ पे होगी अमरकंटक, पारसनाथ दे रखी है, मल या नहीं दे रखी इसने अमरकंटक, यहाँ है अमरकंटक, ठीक है। ये शिलोंग पीक, कंचनजंगा, ये सारी चीजें वो पूछ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पावर प्लेट्स, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, थर्मल एनर्जी कहाँ है, इसको सेकेंडरी अगर देखना चाहो देख लेना, याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नीचे वाले दोनों याद कर लेना। ये वाला आपको याद होना चाहिए, तालचर, रांजीगंज, सिंगरौली, झरिया, बोकारो, ये सारी चीजें जितने भी कॉल मेजर कॉल फील्ड है आपको आइडिया होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। अब देखो ये कृष्णा रिवर का मैप आ गया, अगर कृष्णा रिवर का मैप किया होता तो आपका सवाल सही हो जाता। कोल्लेरू रिवर दिख रही है क्या कहीं, देख लेना आप। दूसरा गोदावरी रिवर, तीसरा वेस्टर्न घाट के जो कौन सी रिवर है, इसका एक मैंने बताया था, क्या लोग क्या एक्रोनिम्स बना रखा था, LSMN, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, LSMN, एक एक्रोनिम्स ये था। मैं नेक्स्ट वाली सेशन में सारे एक्रोनिम्स है एक बार रिकॉल करके आपको करवा दूंगा दोनों साइड के, ठीक है।
इनके एक्रोनिम्स मैंने बना रखे हैं। पर ये याद रख लेना कौन सी रिवर कहाँ है, क्योंकि उसने पूछा है पिछली बार, नेत्रावती को कहीं और से मिक्स कर देगा। ठीक है, भरत पूजा, पेरियार, पुम्बा, पुम्बा को कहीं और डाल देगा। अब देखो विंध्यन और नर्मदा, ये क्वेश्चन उसने पूछा है, तो अभी मैं पूछूंगा। पर मेरा सेशन तो यार मैं 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ाऊंगा क्या, जिस तरीके से मैं बोलता जा रहा हूँ। हम 5 बजे खत्म करेंगे, रिमेनिंग सेशन नेक्स्ट में वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके इंटरव्यू रिगार्डिंग मेरे को थोड़ा डिस्कस करना है उसके साथ अभी। दूसरा नर्मदा रिवर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी वालों में तो पहले निपट गए, तो आपके साथ मिले नहीं कोई, लेकिन अभी इंग्लिश वाले हैं 2-3, तो उनको टाइम देना बनता है कि वो थोड़ा अभी तो इस स्टेज में इंटरेस्ट में, और सर क्या पूछ लिया पता ही नहीं चला। वो पहली बार देने जाता है, उसको यही लगता है, या तो एकदम ऐसे खोलता है जैसे इंटरव्यू दे के आओगे ना, आपका अच्छा हो गया तो आप मतलब लास्ट के 2-3 सवाल आ गए आप पे, तो अरे सर मजा आ गया, सारे सवाल आते थे मेरे को, तो जिंदगी बदल दी इस बार, तो 200 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं जाने वाला। और लास्ट के 3-4 सवाल फैक्चुअल पूछ लिए, नहीं आए ना, तो इसलिए दुनिया बर्बाद हो गई, मेरे से क्या पूछ लिया। तो ये सारी चीजें देख लेना, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। दूसरा महानदी रिवर बेसिन, ये इसने पूछा है, उसके बाद ये सारी रिवर बेसिन देख लेना। उसके ऊपर गंगा नदी बेसिन, उसके बाद रिवर बेसिन का उसने मैप बनाया हुआ है। ये सारी चीजें देखो, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है इससे, इससे सवाल पूछा हुआ है उसने, इससे सवाल पूछा है उसने, इससे सवाल पूछा है उसने। अगर आपको कावेरी नदी पता होगी कि कहाँ से गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर से आपको ये याद रखना है, थोड़ा देखना है। फिर ये थोड़ा सा एनेक्सर है किसका, ग्लेशियर ऑफ इंडिया, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना मोटा मोटा देख लेना। मोटा मोटा का मतलब हो गया कि इस पर भी आपको बालतरो, ये J&K में है, ठीक है। अगला इंडिया के ग्लेशियर्स के बारे में, ये वो नीचे वाली लिस्ट है ना, वो यही है। दूसरा ये वाला डैम ऑफ इंडिया, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा देखना चाहो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन ये याद कर लेना भाई 100%। ये इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया है, यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछता है। पैंगोंग पूछा हुआ है, तसो मुरारी पूछा हुआ है ना, वेमनाथ पूछा है, सष्टम कोट्टा पूछा है, अष्टामुड़ी पूछा है, पुलिकट पूछा है, ये कोल्लेरू पूछा है, पूछे ना ये तो मैंने ये पहले भेज दिया था, मुझे पता है कि तुम लोग डाउनलोड करने के लिए बोल दूंगा तो वो तो तुमसे होगा नहीं। नए जमाने के आईएएस बनोगे ना भाई, 21वीं सदी के, एकदम एडवांस। वो दूसरा ये वाला सेक्शन ओशनोग्राफी में, इतना सा भी पढ़ लोगे ना ओशनोग्राफी में, ये भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई, अल्नीनो लानिनो के बारे में सबसे अच्छे से दिया हुआ है। और ये वाला देखो, सोइल कौन सा कौन से स्टेट में है, इसका एरिया कितना है और इसकी विशेषता क्या है, सोइल हो गई। अगला फसल, क्लाइमेट कौन सा होता है, कौन से क्षेत्र में होती है, टेम्परेचर क्या है और वर्षा कितनी चाहिए। दूसरा काम भी हो गया जो आपको पढ़ना है, इसी में मोर देन सफिशियंट है, इसके अलावा नई दुकान मत खोलना। बस इतने ही है, इतना सा पढ़ लेना। और एनेक्सर, इसके पहले के एनेक्सर नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। ये चित्र देख लेना बस, इसमें जहां जहां इसने चित्र दे रखे हैं। अब आई होप कि तुम लोग ये कर लोगे तो कुछ मुक्ति मिल जाएगी तुम लोगों को, नहीं तो खेलते रहना क्या है जीवन में। 10 साल 15 साल की पंचवर्षीय योजना लेके आए हो, तो अब कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। आई होप कि चीजें 2023 का पेपर करने के बाद लग रहा होगा कि पेपर तो डुएबल होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। और अब हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे, कुछ एक ही करेंगे आज, पूरे पीवाईक्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में नेक्स्ट पीवाईक्यू करेंगे। और 3 सेशन है ना हमारे पास, तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं मैपिंग से शुरू करूंगा। पहले स्ट्रेटजी तो मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है, पढ़ना क्या है क्या करना है वो तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि मैपिंग की थोड़ी स्ट्रेटजी पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा डॉक्यूमेंट डिस्कस करूंगा और रिमेनिंग पीवाईक्यू करवा दूंगा। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में हो ही जाएगा। आज तो हम थोड़ा सा करेंगे और वो शुरू करते हैं। या अभी जाना चाह रहे हो सर, हो गया, आप तो जीने जीने दो, आज तो वैसे दिमाग खराब बहुत कर दिया आपने। क्या जानने दे,
अभी तो सवाल कराऊंगा तुमको, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। अभी तो एक एक का नाम ले लेके पूछूंगा इस बार। आज सवाल आज सवाल बहुत ज्यादा है, मैंने 60 के आसपास सवाल है, तो आज हो नहीं पाएंगे। और 2022-23 का पेपर मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे यूपीएससी के फॉर्मेट पे, एकदम 2 घंटे में, तो उसकी टेंशन मत लो। वैसे आइडिया तुमको हो गया कि कैसा पेपर आया होगा, वो थोड़ा अप्लाई अप्लाई करना जितना कर सकते हो। अब देखो ये सवाल क्या मस्त है ना, मतलब इसमें इतना मस्त लॉजिक लगता है कि आदमी हंसते हंसते पागल हो जाए कि क्या पूछ रहा है भाई। और ये टफेस्ट सवाल था उस टाइम का, 2021 का है ना ये। ईयर मेरे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये पता रहता है कि ये उसके आसपास आया होगा। तो चलो भाई, अब देखो, अब ये इंडिया का मैप है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है। ये बोल रहा है अक्साई चीन ये कहीं है, ठीक है, ये ऐसे अक्साई चीन होगा। लेह के पूर्व में ये लेह है, गिलगित बाल्टिस्तान। एक्चुअली मैं तो पूरा घुमा हूं तो मेरे को तो पता है, ये एक एक जगह घुमा हूं तो मेरे को तो पता है, लेकिन आपको मैप में देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है अक्साई चीन के पूर्व में, इधर होगा पूर्व, इधर अक्साई चीन चाइना में दे दिया, सियाचिन में चाइना में, नहीं ना, ये तो मानते हो। और वैसे मजेदार बात बताऊं, दो इससे पहले ये 2020 का है ना, 2019 में उसने रिवर मैच कराई थी, निम्नलिखित में नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, एक्स नदी कहाँ से निकलती है, वो आएगा अभी सवाल, और उसी को अगली बार उसने ये सवाल दे दिया। आपको याद है उसने पूछा था बियापो ग्लेशियर कौन सी नदी से निकलता है, तीस्ता नदी कौन सी से निकलती है, आपको याद है वो सवाल? अगर सवाल मिल जाए तो अच्छी बात ही नहीं यार। एक तो ये चीटिंग, ये वाला सवाल, अगर जिसने ये पता होगा और ये पढ़ा होगा वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। एक साल पहले किया था ना किसी ने, और वो ये पढ़ के गया हुआ, तो उसके लिए तो ये इजी होना चाहिए ना भाई, इजी होना चाहिए। अभी बोला लेह के पूर्व में, यहाँ लेह है, यहाँ पूर्व में हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन लेह नीचे है कहीं, यहाँ है लेह कहीं, ठीक है। दूसरा गिलगित के ऊपर, गिलगित के उत्तर, गिलगित बाल्टिस्तान तो इधर है कहीं, पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। या तो ये दो बचते हैं। नुब्रा घाटी के, नुब्रा नदी की रिवर कहीं यहाँ है, तो इसके उत्तर में ये सही था आंसर। और मेरे हिसाब से अगर आपने पीवाईक्यू में किया होगा तो ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि उसने पीवाईक्यू में पूछा है। तो भाई चिराग, तेरे लिए सलाह ये है कि जो पीवाईक्यू में पूछा ना वो तेरे को आने चाहिए। नया वो जो फोन करके बताने वाला था, यही बताने वाला था कि पीवाईक्यू में जो पूछा है उसको कहीं से भी पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ जा। कुछ भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि जो तू पीवाईक्यू में पूछ रहा है वो तो तू पढ़ के जाएगा। अब तूने सपने में भी नहीं पढ़ा है या रात में पढ़ा है, दिन में पढ़ा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो तेरे को देके आना है और इसी तरीके से देके आना है। अगला, अब देखो फिर से क्या मस्त लॉजिकल सवाल पूछता है ना कोई भी। और ऐसा नहीं कि 60 सवाल लाया हूं मैं आज, ऐसा नहीं कि 10 5 7 सवाल लाया हूं कि सर दे एक दो सवाल में पूछता है बाकी में तो फैक्ट पूछता है, नहीं। बताओ। देखो, बेरेन द्वीप, अरे कुछ छोड़ो, ग्रेट निकोबार 140 की पूर्व में, ग्रेट निकोबार के, ये तो अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार ये यहाँ है, और ये पूछा यहाँ, इसको कहाँ ले गया नीचे, आंसर हो गया खत्म। ये था पूर्व, इतना सा ट्रैप था, और वो भी 140 किलोमीटर।
दूसरा, पिछली बार पेरेंट बुक 1991 में द्वारा हुआ था, ये निष्क्रिय बनाओ। 1991 मेरे को 2016 में हो गया था, 2015 में हो गया था। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब भाई इसमें क्या दिक्कत है, बेरेन सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, सक्रिय भी है और 1991 में भी आया था, तब से नींद में 35 साल हो गए, तब से नींद में, अभी बीच बीच लेकिन उसको जागता हुआ बोलेंगे। थोड़ा सा दिमाग, अगर ये इससे कनेक्ट करोगे ना, मान लो देखो हर एक चीज ना मोस्ट एग्जैक्ट लॉजिकल नहीं होती, लेकिन कई बार तुक्का भी लगाना होता है। अगर ये लॉजिकल बात करोगे वैज्ञानिक टेम्परामेंट में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी वैसे देसी दिमाग लगाए, मैं बोलूंगा कि ये सक्रिय है और ये 1990 तब से सो रहा है, तो फिर मैं इसको सक्रिय क्यों बोलूंगा भाई, मैं तो सोता हुआ बोलूंगा ना। चलो भाई फिर से, ये एक्चुअली रूल मैंने सारे खुद के निकाले हुए हैं, ये मेरी बुक है ना, उसी की कॉपीज है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देखता था पीवाईक्यू, बार 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 इतनी बार किए कि जितनी बार तुमने सोचे नहीं होंगे। तो मुझे पता लगा कि अगर स्टेटमेंट में, दो स्टेटमेंट में फैक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी फैक्ट है, यहाँ पे भी फैक्ट है, तो एक फैक्ट जनरली सही होता था, एक जनरली गलत होता था। तो 5 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय, केवल केवल 5 राज्यों में, तो ये कितने राज्यों में हिमालय? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हिमालय कितने राज्यों में है। ठीक है, तो कितने राज्यों में है? 11 राज्यों और 2 यूटी वगैरह जो भी है। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, 6 राज्यों में है भाई वेस्टर्न घाट। ठीक है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये बात तो सही है। और जब किसी पुलिकट पड़ी होगी तो उसके क्या लोग कोलेरू पे कंफ्यूज कराएगा, तो कोलेरू आपको पता होनी चाहिए, तो आपका आंसर आ जाता नेक्स्ट टाइम। आई होप कि इसका पता होगा। क्या है आंसर? बी। चलो आगे। 2 फैक्ट गलत होते हैं, अगर 2 फैक्ट देता है तो चीज ध्यान रखना। इसका स्टेट भी पूछ सकता हूँ मैं, पीवाईक्यू बनाऊंगा अगली बार, पीवाईक्यू सवाल ये बना। देखो कोलेरू पूछ लिया उसने अगली बार। कहीं आर पार की दुनिया भी मिला सकता है ये। 20 मिनट आपके पास, 20 मिनट्स। 5 बजे फिक्स सेशन खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, केवला देव कौन सी नदियों के किनारे है, बताओ मुझे, कौन बताएगा? अच्छा फोटो आ गई, ठीक है भाई। केवला देव कौन सी नदियों के किनारे है? अच्छा, गंभीरी और एक और है, बाढ़ गंगा। वेरी गुड। ये कौन था? अजय, वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ तो उसने बनास और चंबल पे मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ बनास नदी पे कौन सा है? सवाल ये है, सवाल पुराने वाले में तो धोखा दे दिया तुमने। सवाल ये बनास पे कौन सा है और चंबल पे कौन सा है? बताओ बनास वालों, गूगल नहीं कर रहा है दोनों के बीच में यही है, बना क्या? रणथंभौर। कोई सा भी नहीं है, रणथंभौर सही है भाई, रणथंभौर है। चंबल पे कौन सा है? अभी न्यूज में भी है आजकल खूब, मोदी जी दौड़ रहे थे उसमें। काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा से सही बता रही हैं। काजीरंगा? अबे सोनी तू मिलना अलग से, देखो मैं बताता हूँ काजीरंगा। काजीरंगा कौन से स्टेट में? माइक ऑन कर। अरे असम मत बताओ भाई।
दिन को रात, रात को दिन बोलेगा क्या? भाई काजीरंगा उधर असम में है, चंबल कहाँ पे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है। मोदी जी डायरेक्टर इक्वल टू चीता, और चीता कहाँ पाया जाता है वो तुम देख लेना, मैं नहीं बता रहा। ये मूसी और कृष्णा के संगम पर क्या है? ये कौन सी कोलेरू झील कौन से कहाँ पे है ये बताओ मेरे को, पता होगा ना? कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? मैं ये नहीं पूछा कि पुलिकट है, मूसी कृष्णा, मैं पूछ रहा हूँ कोलेरू झील कहाँ है। कृष्णा और गोदावरी। अगर आपको ये पता है कृष्णा और गोदावरी, तो 2023 का सवाल सही होना चाहिए ना। होना चाहिए था ना 2023 का सवाल। कितने गधे बच्चे हैं यार, मेरे को समझ नहीं आता, इनकी शक्ल देख के लगता है पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं मैं। हरिके वाला सही है भाई। एक तो कैमरा ना ऑन रखा करो, कैमरा मत ऑफ किया करो, फेस के ना रिएक्शन देते रहा करो, मेरे को पता नहीं लगता तुम लोग क्या कर रहे होते हो। मैं वो पूरा टिपिकल वो तुमसे क्विज करवा के चुपचाप बैठ के सेशन खत्म कर सकता था। अगला बताओ। तो अब अगली मजेदार चीज क्या है कि सतलुज और व्यास के संगम पर ये है या नहीं है। पहली चीज तो हरिके कहाँ है, और फिर से हरिके ना, फिर से बताऊं हरिके कब उसने पूछा, 2022 में उसने पूछा कि हरिके कौन से पंजाब में या कौन से राज्य में है, वो सवाल पूछा था अगर आपको याद हो तो। स्टेट मैच करवाया था उसने। अगर आप पीवाई की पढ़ के जा रहे हो ना, आपका 50 to 70% काम हो रहा है, 50 to 70%। कोई नहीं पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, और पढ़ रहे हैं तो वो दिशा पब्लिकेशन पढ़ के खत्म कर दे रहे हैं। हो गया सर। इसको पढ़ो। या तुमको आंसर याद हो गए हैं, या फिर मैंने इसमें बहुत सारी ट्रिक लगाई हुई है इसी के अंदर, तो तुम आंसर कर दे रहे हो। देखो, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में क्यों नहीं पाई जाती है, कौन आंसर देगा? और दूसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो धारवाड़, धारवाड़ में खनिज क्यों, कौन से खनिज पाए जाते हैं और क्यों? कौन देगा इसका उत्तर? अब सवाल बदलूंगा मैं। पहला सवाल, गोंडवाना संयंत्रों में क्यों नहीं पाई जाती? आंसर दे दिया आपने, आई होप कि तुम्हें पता है, बी है, ठीक है। मैं ये पूछ नहीं रहा हूं कि क्या पाया जाता है, वहां तो मेरे को पता है कि धातु खनिज पाए जाते हैं, पर क्यों? सवाल ये है कि क्यों धारवाड़ रेंज विंध्यन रेंज के बाद बनी, इस वजह से यहाँ पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगली बार सवाल ये आएगा। मैंने सवाल वो नहीं पूछा है, ये जो तुम लिख रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कि धारवाड़ धारवाड़ खनिज चट्टाने विंध्यन खनिज चट्टानों के बाद बनी, इस वजह से यहाँ पे खनिज क्षेत्र धात्विक खनिज पाए जाते हैं। खनिज तेलों का तो अभाव है वहाँ। खनिज तेल तो बोल ही नहीं रहा ना, खनिज तेल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। हाँ सर, धात्विक खनिज तो पाया ही जाता है, और कोयला ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो जो उथल पुथल हुआ था तो वहाँ पे चीजें जो हो गई थी ना, उसकी वजह से। धारवाड़ में कोयला नहीं मिलता, बहुत कम धारवाड़ मिलता है। नहीं मिला सर, गोंडवाना उधर बता रहा हूँ। गोंडवाना के बारे में पूछ नहीं रहा मैं, ये स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। आर्कियन बना, आर्कियन के बाद धारवाड़ बनी, धारवाड़ में खनिज चट्टाने पाए जाएंगे, आर्कियन में और ज्यादा खनिज चट्टाने पाए जाएंगे। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, कुडप्पा में फिर ये धात्विक खनिज के बजाय अधात्विक खनिज मिलना शुरू करेंगे।
विंध्यन और गोंडवाना लैंड में फिर जाके कोयला मिलेगा। स्टेटमेंट आपका पहला गलत था। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ रहे हो। मैं आपको बस ये एनालिसिस करवाना चाह रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट पता हो कि ये क्यों गलत है। भाई आप जो दिशा पब्लिकेशन से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि क्यों गलत है, क्योंकि अगली बार वो यही पूछेगा कि ये क्यों गलत दिया था मैंने। अगला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में नहीं पाई जाती। सही है, नहीं पाई जाती। तो कहां पाई जाती है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया ना, ये यूपीएससी का एक्चुअल क्वेश्चन है और उसमें 3 बेसिन दे रखे थे, केजी बेसिन वगैरह था ना। ये सवाल याद है आप लोगों को? इससे पहले पूछा हुआ है उसने वो सवाल। अगर वो पता होता तो ये काट देते आप। अब कोडरमा में कौन कौन सी चीजें और पाई जाती, सवाल ये भी है। हैप्पी होली दिनेश राज, सेशन खत्म होने के बाद हैप्पी होली कराऊं भाई तेरा। एक तो टाइम पे आया नहीं, पूरा सेशन मिस कर दिया। और कैमरा और बंद कर रखा है, नया नया गोना हुआ है। क्या यार, तुम लोग सेशन तक टाइम में नहीं आते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से टाइम पे आओ भाई, नहीं तो पूरा सेशन काम की चीजें मिस कर दी है तुम लोगों ने, बहुत सारे एलिमिनेशन की चीजें। बताओ भाई, इसका बताओ। और भी सवाल बनाऊंगा, आंसर तो तुम दे दोगे। अगला सवाल है इसमें कौन सा आंसर है? ये आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर किसे बताओ मेरे को। यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है इसका? अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन, और कोई दो दो आंसर देखो। क्या आंसर बताओ। अरे बी, बी वाले वेरी गुड। बी वाले को तो मैं अवार्ड दूंगा, अवार्ड अंशुमन है। तो अंशुमन नहीं, अवार्ड अंशुमन। और बताओ, बदल लो यार, जिसको बदलना है आंसर ए डी बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोनी साहब ने बदल लिया ए, और किसने बदला था ए? अभी मैं देख लेता हूँ कमेंट, कितने लोगों ने ए दिया हुआ है। बी है पंकज का, निशा सोनी का ए है, रवि कुमार का ए है, सतलुजी है सर, ठीक है। अब बता दो अभी कोई और बदलना चाहता है। दृष्टि वालों ने तो ए दिया था इसका आंसर, तुम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है। वो तो पेपर तो उन्होंने आंसर की निकाली ना, तभी मैं समझ गया। तो 13 आंसर तो गलत देते हैं हर बार, 13 से 14 उनके आंसर गलत होते हैं। जो उनसे मिला लिया और वो पास हो गया ना, मतलब वो समझ लो कि वो डूब गया है पेपर में, उनके आंसर की से। ठीक है, तो अब देखो, अभी चीज ये है नहीं, उसने झेलम को पूछ लिया कि कहां से निकलती है, ठीक है। दूसरा, सतलुज रिवर कहां से निकलती है, कौन सी इसकी सहायका नदी है? चलो चलो, ये मुझे बताओ, सतलुज कौन से दो ग्लेशियर से पिघलने से बनता है? हाँ टीचर तो ये बताते हैं। सतलुज, कैलाश, राक्षस ताल। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से दो ग्लेशियर के मिलने से बनती है? ये पढ़ लेना पीवाईक्यू में, ठीक है। नहीं तो तुम लोगों को मानसरोवर भेज दूंगा मैं एक एक। ये बताओ,
ये फिर से रिपीट हुआ है सवाल। अब मुझे बताओ कि ब्रह्मांडी कौन कहां से निकलती है, स्रोत क्या है ब्रह्मांडी का, कौन से स्टेट से निकलती है ब्रह्मांडी रिवर? ट्यूशन वाले क्या चाहते हैं? देख लेना, स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है, कौन से स्टेट से? ये देख लेना भाई, तुम्हें आंसर पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहां से निकलती है, इनमें कौन सी सबसे बड़ी नदी है, ये सारी चीजें। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसने कहाँ यूज लिया है इस ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कहाँ पूछा हुआ, तो तुम्हें पता होना चाहिए बंदरपूछ कहाँ है, बाणासिगरी कहाँ है, मिलान क्या है, सियाचिन कौन सा है, सियाचिन उसने पूछ ही लिया, जेमू ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, तीस्ता, मानस कहाँ से निकलती है, नुब्रा कहाँ से निकलती है, मंदाकिनी चोराबाड़ी से निकलती है, चेनाब बाणासिगरी से निकलती है, यमुना बंदरपूछ से निकलती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसको देख लेना, एक एक चीज पता होनी चाहिए, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी रिवर है, सहायका नदी है, और कौन सा नेशनल पार्क उसके किनारे। ये मैंने बस इसलिए दिए हैं आपको ताकि आप ऑप्शन याद कर सको। ये सवाल भी मैंने इसलिए दिया है, इसमें कोई फैक्ट नहीं, बस यहाँ पे लॉजिक इतना है। अब मुझे ये पता था कि स्वर्ण रेखा कहीं यहाँ से निकलती है और ब्रह्मांडी कहीं यहाँ से निकलती है, तो मेरे को ये पता है कि ये यहाँ से जाती है, तो पूर्वी घाट तो इतना सही है, इससे तो नहीं निकलेगी, तो आंसर इसका 2 और 4। अगला वाला ये कर लिया हम लोगों ने, ये वाला सवाल करो। देखो क्या है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। कितने स्टेटमेंट गलत है इसमें, सिक्किम से होकर बहती है क्या? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि सिक्किम से होकर बहती है तीस्ता नदी? कितने लोग नहीं कहते कि नहीं सर सिक्किम से होकर नहीं बहती? कितने लोग हैंड रेज करो, सिक्किम से होकर नहीं बहती उसके हैंड रेज करो। तो तुम लोगों का तो मर्डर हो जाएगा बेटा। तुम तो बर्बाद कर दोगे मतलब। अगला मुझे ये बताओ कि ब्रह्मपुत्र का सोर्स बता देना, और तीस्ता का सोर्स तो तुम्हें यहाँ पता चल ही गया। ठीक है, अगला, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है, एक तीस्ता की सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। एक्चुअली क्या, कौन सी नदी के बारे में बोल रहे हैं? ठीक है, आई होप कि इसके बारे में पता होगा थोड़ा। ब्रह्मपुत्र के बारे में इसने मिक्स कर दिया, ब्रह्मपुत्र को ये कर दिया, इसको ये कर दिया, इनको मिक्स करके सवाल बना दिया। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं तक है, ये और कर लो थोड़ा सा। डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, मैंग्रोव क्षेत्र, लवण झील, रामसर क्षेत्र, हिमनद, ये तो नहीं होगा कंफर्म। कुचामन, डीडवाना नॉर्थ इंडिया के नेम नहीं लग रहे, ऐसे नेम नहीं है जो जनरली पहाड़ी राज्य यूज करेंगे, नहीं होगा। या तो मैंग्रोव होगा या लवण झील होगा। राजस्थान में हिम्मत कहाँ से आएगा सर? क्या ये तो एकदम सीधा सीधा था, डीडवाना तो लेके राजस्थान में तो हिम्मत आ ही नहीं सकता ना। अरे भाई मैंग्रोव तुम राजस्थान से हो ना, मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, मान लो कर्नाटका से हूँ,
मेरे को नहीं पता ना कि खाटू, सारगोल, कुचामन, डीडवाना है क्या। भाई कोल्लेरू वाला साउथ इंडियन का होगा, साउथ इंडिया का होगा, आंध्रा का होगा मान लो, तो उसको पता होगा अरे ये तो उसी नदी पे, ये तो बावड़ा बना रहा है। पर ये तुम लोगों के लिए इजी हो सकता है ना भाई, रास्ता आने का है। जो कोड़ाई कनाल का है वो सोचेगा अरे मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन राजस्थान वाले के लिए तो मजे वाली चीज इतनी सी है, वो तुम हो इसलिए तुम एकदम खुश होकर बोल रहे हो अरे मजा आ गया, आग लगा देंगे, डी लगा देंगे, यहाँ से कोई टेंशन ही नहीं। पर ऐसा हर जगह नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूँ लॉजिक क्या होगा। तो मैंग्रोव क्षेत्र बसता है या फिर ये बसता है जिनमें वाई हो सकता था, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाओगे, खाटू से भी आइडिया लगाओगे, तो फिर आपका आंसर डी आ सकता है। ठीक है। अब देखो ये वाला, मान लो मैं तमिलनाडु से और कोडाई कनाल मेरे को पता है, मेरे को तो पता लग गया, हा मजा आ गया। अगर मैं आंध्र प्रदेश से हुआ तो कोल्लेरू मेरे को पता रहेगा, अगर मैं उत्तराखंड से रहा तो नैनीताल पता रहेगा, जैसे वो अजय, ये हिमाचल प्रदेश वाले को रेणु का पता रहेगा। तो मतलब सबका अपना अपना स्टेट का मजा है। तुम बताओ इसका आंसर क्या है। और वैसे एक लॉजिक ये भी हो सकता है, अरे भाई ये दोनों तो पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में कृत्रिम झील बनाना तो कितना मुश्किल होता होगा, थोड़ा सा तो टफ काम रहेगा ना कृत्रिम झील। तो मैं दोनों तो वैसे भी हटा दूंगा। और मजेदार चीज बताऊं, ये दोनों ऑप्शन उसने बाद में पूछे, कोल्लेरू झील उसने बाद में फिर से पूछ लिए, पूछा है ना। तो महानुभाव, आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। ये तो मैंने आपको इंटररिलेट करके बता दिया आज के सवालों में, ज्योग्राफी में। ठीक है। तो पीवाईक्यू और अच्छे से करो, उनके ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो। एक बुक मैंने पीवाईक्यू की भेज दी है आपको, अगर आप खरीद नहीं सकते तो उस बुक को पढ़ लेना, ताकि आपका भला हो सके। बाकी डूबना तो डूब जाना यार, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट खराब होगा और कुछ नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे और उसमें फिर हम लोग फिर से पत्ते खेलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ और मैपिंग वाली चीजों के साथ। ठीक है। अब आप लोग जा सकते हो।